कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं सेट बी। कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का सेट बी का संपूर्ण सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं पूर्णांक 75 नंबर का पेपर रहेगा। समय आपको 3 घंटे मिलेगा। बच्चों यहाँ पर हम हिंदी विषय का पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 1 से लेकर तो 23 तक पूरा हल हम यहाँ पर देखेंगे। तो जल्दी से हमारे सभी विद्यार्थी कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा देने वाले जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी बटन को ऑल पर कर लेंगे। आइए बच्चों, आप हमारे इस पीडीएफ को, आंसर वाले पीडीएफ को और क्वेश्चन पेपर को कहाँ से डाउनलोड करेंगे वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। संधि के भेद होते हैं, तो संधि के यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 3 भेद होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। सूरदास के गुरु थे, तो यहाँ पर आपका आंसर वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 16। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 3। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल। तो यहाँ से 6 ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चयन करके लिखना है। तो यहाँ पर यदि हम देखें सही विकल्प का चयन करके लिखना है। क्या है क्वेश्चन? बाल गोविंद भगत साहब मानते थे सूरदास को, तुलसीदास को, नागार्जुन को, कबीर को, तो यहाँ पर आपका कबीर हो जाएगा। वे धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, तो इसमें आपका हो जाएगा रीतिवाचक। बालक तारकेश्वर टीका लगाकर बन गए थे, कृष्ण विष्णु बभूत बम बोला, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बम बोला। रीतिकाल के कवि थे भूषण, जयशंकर प्रसाद, जगमोहन सिंह, अज्ञे, तो यहाँ पर आपका आंसर भूषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक के बाद एक क्वेश्चन को हल करते चलते हैं। क्वेश्चन है तुलसीदास की रचना है तुलसीदास की रचना है सूरसागर, झरना, विनय पत्रिका, गीतिका, तो यहाँ पर आपका विनय पत्रिका हो जाएगा। 10वें रस का नाम है श्रृंगार, वीर, भयानक, वात्सल्य, तो यहाँ पर 10वें रस का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा वात्सल्य। आगे हम बात करेंगे यहाँ जोड़ी की। जोड़ी हम मिलाएंगे, तो जोड़ी अगर बात करें हम जोड़ी की, गद्य की प्रमुख विधाएं, तो गद्य की जो प्रमुख विधा हो जाएगी वो हो जाएगी निबंध, लखनवी अंदाज या अंधे की लाठी, तो यहाँ पर इसमें तो कोई आंसर हमारा मिल नहीं रहा है। पेच हमें पलटना पड़ेगा और आंसर हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये रहेगी जोड़ी इधर। जैसे माता कंचल, तो चौथे में आप मिलाओगे शिव पूजन सहाय, कामायनी और मानवीय क्रियाओं का आरोप। ठीक है, तो ये आंसर उधर मिलेगा हमारा। तो इधर आप देखेंगे तो हमने देखा था क्या कि उसमें जो क्वेश्चन हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें आप देखेंगे गद्य की प्रमुख विधा निबंध हो गया था, लखनवी अंदाज यशपाल से मिलाएंगे और अंधे की लाठी एकमात्र सहारा से मिलाएंगे। तो पहले लखनवी अंदाज को हम मिलाएंगे, ये देखिएगा लखनवी अंदाज को 2 नंबर यशपाल और अंधे की लाठी 3 नंबर एकमात्र सहारा, चौथे नंबर से ये हो ही गया हमारा। और कामायनी जयशंकर प्रसाद और मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीकरण अलंकार। चलिए यहाँ पर देखिएगा कामायनी नंबर 5 और मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीकरण अलंकार।
इस प्रकार आपकी जोड़ी मिलेगी। उसके बाद हम आगे की बात करें अगले क्वेश्चनों की, तो अगला क्वेश्चन आपका है वो रहेगा प्रश्न क्रमांक अगला वाला, जिसमें हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो लिखा हुआ बता देता हूँ मैं, ठीक है, बता देता हूँ अभी आपको लिखा हुआ, ताकि आपका आंसर कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक वस्तु के चाहने वाले अधिक, ठीक है। और भोलेनाथ के पिता गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा 500। और इसमें क्या हो जाएगा, एक वस्तु के एक वस्तु के चाहने वाले अधिक, ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो गया। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर इसमें आप लगाएंगे। कवि ने बादलों की तुलना कवि ने निराला ने बादलों की तुलना बालक से की है, या आप ये भी लिख सकते हैं काले घुंघराले वाले बालों के बालक से की है, ठीक है। ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में रस के कितने अंग होते हैं? तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। तो गद्य की 3 गौण विधाओं के नाम अगर हम बात करें तो एक तो आप लिख सकते हैं जीवनी, आत्मकथा और एक लिख सकते हैं आप रेखा चित्र। अगला प्रश्न है समास के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6। समास के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं सत्यापत्ति की ओर। सत्यापत्ति देखेंगे, जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि धुलते हैं। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो इसका आंसर आपका होगा आपका असत्य हो जाएगा। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर होते थे, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। दोहा एक सममात्रिक छंद है, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा क्योंकि ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है दोहा। आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। तो सत्यापत्ति भी हमारे हो जाते हैं और 30 ऑब्जेक्टिव हम सफलतापूर्वक यहाँ पर हल कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। उससे पहले जितने भी दोस्त जहाँ से भी, जिस भी जिले से, जिस भी गांव से जुड़ रहे हैं, जिस भी घर से, जिस भी गली से आप जुड़ रहे हैं, जिस भी मोहल्ले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इस क्लास को आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम एक से एक धमाकेदार वीडियोस लेकर आ रहे हैं। ए सेट हमने आपको हल करवा दिया था, आज सेट बी लेकर आए हैं। सी जल्दी मिलेगा आपको, उसके बाद डी भी मिलेगा, जिसमें से 100% आपका आने वाले क्वेश्चन ही रहेंगे। आइए बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली। अब या तो मैं स्वयं प्रकाश का बताऊंगा या मन्नू भंडारी का, दोनों में से एक का बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, या इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। 2 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन एक साथ बताऊंगा 2-3 में आप लोगों को, ताकि हमारा जल्दी से पेपर हल होगा। सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, और वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं। तो 6 से लेकर 8 तक हल करवाऊंगा एक साथ, ठीक है। आंसर बिल्कुल आपको लिखा हुआ मिलेगा आंसर, ये देखिएगा। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर देखिएगा,
क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय है यहाँ पर। उनकी 2 रचनाएं, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी। स्वयं प्रकाश जी की भाषा सरल, सहज और व्यवहारिक है। उन्होंने वर्णात्मक भावनात्मक शैली का भव्य तरीके से प्रयोग किया है। तो इस प्रकार आपको 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका वास्तविक सेनानी ना होते हुए लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे, क्योंकि इनके अंदर देशभक्ति एवं देश प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। ये देश के बलिदानियों, तो ये बिल्कुल सही बात है ना। आगे देखते हैं, और देश के बलिदानियों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाकर इन्होंने देशभक्ति एवं देश प्रेम के भाव व्यक्त किए हैं। तो इस प्रकार 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका जो था, मैंने बताया था सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर भी ये देख लीजिए। सेनाई की दुनिया में डुमराव को याद करने का पहला कारण है कि सेनाई बजाने में जो रीढ़ का उपयोग किया जाता है वे सोन नदी के किनारे डुमराव में मिलती है। और दूसरा कारण प्रसिद्ध सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी यहीं हुआ था। तो इस प्रकार आपको 2 नंबर यहाँ मिलेंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और क्वेश्चन मैंने एक और करवा दिया था आपको, नहीं करवाया था, 8 तक ही बताया था। क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन था हमारा 9वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। खून पसीना एक करना, दाल न गलना। मुहावरों का प्रयोग करना है और वाक्य में प्रयोग करना है और अर्थ भी लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं, पंचवटी नीलांबर का समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता देता हूँ, यहाँ पर आपको करवा दिया जाएगा समास विग्रह। लेकिन खून पसीना करना, खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, दाल न गलना, वश न चलना। ठीक है, ये तो इनका अर्थ हो जाएंगे। किसान खेतों में खून पसीना एक करते हैं, और यहाँ पर दाल न गलना, तो पिता के आगे पुत्र की बिल्कुल भी दाल नहीं गली। तो इसके आंसर भी देख सकते हैं। अतो वाले के मैं बता ही देता हूँ यहाँ पर आपको। यहाँ पर देखिएगा, पंचवटी 5 वटों का समूह, द्विगु समास। नीलांबर, नीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, या फिर लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। कृतिका का क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है। चलो आंसर देख लो, आंसर लिखा हुआ बता देता हूँ। ये रहा आपका आंसर। लेखक को अखबारों की मदद से हिरोशिमा विस्फोट की जानकारी तो मिल गई थी। वे खुद वहां गए और घायलों को अस्पतालों में देखा एवं उन्होंने देखा कि मानव की परछाई पत्थर पर छप गई होगी और वो भाप बनकर उड़ गया होगा। उसी प्रकार उन्हें हिरोशिमा विस्फोट की भयंकरता को महसूस किया। और यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे आप बात करेंगे, यहाँ पर पेज पलटना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आपको बताने पड़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा 11वां, और 11वें क्वेश्चन में क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं और रीति काल की कोई 2 विशेषताएं। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन करवा देता हूं मैं एक आपको अथवा में, जो है हमारा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। 11वां और अथवा वाला, रीतिकाल की 2 विशेषताएं। रीतिकाल में श्रृंगार रस के वियोग एवं संयोग दोनों का वर्णन हुआ है। इस काल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता, क्योंकि इसमें फिर भी बिहारी भूषण के वीर रस का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही बात सही है और यहाँ पर हमें 2 नंबर मिलता है और इसके ऊपर वाले में 2 नंबर हमें मिल गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन 12वां, सूरदास नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर। चलो तो इनकी भी हम देख लेते हैं। दो रचनाएं, भावपक्ष कला पक्ष। तो यहाँ पर हम सूरदास जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, सूरदास जी के बारे में तो इनकी सूरसागर और भ्रमर गीत इनकी रचना हो जाएगी। भावपक्ष कला पक्ष के बारे में हम बात करेंगे। तो सूरदास सगुण कृष्ण भक्तिधारा के कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने श्रृंगार एवं, आगे देख लेते हैं, ये देखिएगा क्या लिखा है, वात्सल्य रसों का प्रयोग किया है। इन्होंने गेय पद में अपनी रचनाओं का वर्णन किया है। तो 2 नंबर यहाँ पर हमें मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करेंगे। अब थोड़े क्वेश्चन 2-2 ले लेते हैं हम, है ना, तो थोड़ा समय जल्दी होगा हमारा और थोड़ा कम छोटा वीडियो बनेगा। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? कविता का शीर्षक गुस्सा क्यों रखा गया है? स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। पीडीएफ का मिलेगा, बता दूंगा लास्ट में। अभी इंतजार कीजिएगा लास्ट तक, सभी बने रहिएगा, तभी जाकर आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? खंड काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? उदाहरण से ही समझाइए। 15 तक अब उत्तर देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 से, है ना। 12 तक हमने हल कर लिया है, तो ये रहा प्रश्न नंबर 13। कवि जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने को कहा, परंतु वे राजी नहीं हुए। उनके अनुसार उनका जीवन साधारण रहा है। उनके जीवन में उन्होंने कोई ऐसा महान कार्य नहीं किया जिसका वह आत्मकथा में वर्णन कर सके। कितने अच्छी बात लिखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्रमांक आपका 14वां, कवि निराला जी को बादल बहुत प्रिय रहे हैं। वे उन्हें क्रांति एवं नवचेतना के दूत मानते हैं। क्रांति और नवचेतना के बिना उत्साह संभव नहीं है, इसलिए निराला जी ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। ऐसे आपको लिखना है। बोर्ड पेपर में एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में था खंड काव्य की 2 विशेषताएं। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, सही बात है। अगला क्वेश्चन, इसी का आंसर अभी 1 पॉइंट और। खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है, तो 2 नंबर यहाँ पर भी हमें मिल जाता है। अब 16 से आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन आगे देखिएगा, आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चला। दोहा छंद की परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए। और मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। कहानी और उपन्यास में कोई द्वंद्व, रेखाचित्र और संस्मरण में कोई द्वंद्व। तो अब 16-17 में एक साथ देख लेते हैं, उसके बाद में हमारे थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे। ये रहा आपका अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर। कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है, बड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी आपको गलतियाँ नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको तो बता ही दिया मैंने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन में आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको डायरेक्ट 17वां वाला क्वेश्चन बता दिया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा 16 वाला ऊपर रह गया था, इसको भी देख लीजिए। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा 16 वाला क्वेश्चन रह गया था। मानवीकरण अलंकार, जहाँ प्राकृतिक चीज़ों एवं वस्तुओं में मानवीय भावनाओं का वर्णन होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। ठीक है, यह हो जाएगा मुस्कुराई, है ना। ठीक है, तो 2 नंबर आपको यहाँ भी मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक हमारे 18 की। 18वां क्वेश्चन आप इससे स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी। क्या आपको स्पष्ट 18वां वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है? तो इसमें हमें क्या करना है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। किसकी? मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का आपका। या अगर आपको ये नहीं करना है तो ये कर सकते हैं, ये पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पंक्तियां हैं जिसमें हमें क्या करना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। तो आइए मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको ऊपर वाले पाठ की। देखिए, सबसे पहले आपको संकेत बनाना रहता है, अगर नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ नेताजी का चश्मा से ली गई है, इसके रचयिता स्वयं प्रकाश जी है। आगे हम बात करेंगे प्रसंग की। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति देशभक्ति एवं देश प्रेम के और उनके नारों के प्रति भाव निहित है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर है। और उसके बाद में यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या, नेताजी की मूर्ति संगमरमर से बनी हुई थी, ये टोपी से दूसरे बटन तक 2 फुट की थी और इसे बस्ट कहते हैं। ये मूर्ति सुंदर थी। ठीक है, बस्ट होता है ना, बस्ट नहीं, बस्ट बा। मूर्ति सुंदर थी, ये कुछ सुंदर एवं मासूम लग रही थी। फौजी की वर्दी में इस मूर्ति को देखकर नेताजी के दिए हुए नारे जैसे कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि, ये सभी सफल एवं सराहनीय प्रयास था। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ से आप 3 नंबर लेकर जाएंगे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, यहाँ पर बता ही देता हूँ क्वेश्चन भी। मीठी बोली का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। यह बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहक और किराना दुकान के मालिक के मध्य क्या लिखिए, संवाद लिखिए। तो यहाँ पर आप दोनों में से क्या करना पसंद करोगे, बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, संवाद या अनुच्छेद? अगर अनुच्छेद लगता है या संवाद लगता है तो यहाँ पर मैं संवाद बता देता हूँ आपको। ग्राहक, अरे सेठ जी टमाटर क्या भाव दिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। बड़े मज़ा आते हैं संवाद को पढ़ने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों कि जो हमारे सेठ जी हैं, सेठ जी भैया टमाटर बेच रहे हैं। दुकान मालिक, अरे भाई टमाटर, टमाटर टमाटर नहीं टमाटर तो 400 किलो दिए है, 400 रुपये किलो दिए। ज़्यादा महंगे हो गए टमाटर, है ना, इतना भी ज़्यादा नहीं फेंकना है, ज़्यादा हो गया ये, है ना, 400 रुपये किलो टमाटर नहीं बिकेंगे। ग्राहक, क्या आप भी इतना मजाक मत कीजिए। मालिक, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। ठीक है, और ग्राहक, क्या सच में इतने महंगे हैं? मालिक, हाँ, इस बार वर्षा कम होने के कारण सब्जियां अच्छी नहीं हो पाई, इसलिए इतनी महंगाई है। ग्राहक, चलिए आप मुझे 100 रुपये के आधा किलो टमाटर दे दीजिए। ठीक है, अब जब 400 रुपये किलो बताए हैं तो यहाँ पर 200 रुपये का आधा किलो होंगे ना, है ना। तो मालिक, हाँ भाई ये लीजिए आपके टमाटर और फिर आइएगा। ठीक है, टमाटर नहीं, जगह जगह अगर ऐसी गलतियाँ आपने की, ऐसी गलतियाँ की, ठीक है, तो आपको तो फिर नंबर मिलने से रहे। तो 3 नंबर का आएगा, तो आपको अगर ऐसी गलतियाँ रही तो 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। याद रखिएगा, अच्छे से कान खोल कर सुन लेना। कॉपी भी बता रहा हूँ और आपको लिखने का तरीका भी बता रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों को सुधारना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या लिखिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। तो ये पंक्तियां हैं, इनका हमें क्या करना है, संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है। आइए बता देता हूँ। अथवा वाली भी देख लो, उससे पहले हम हल करें उससे पहले अथवा वाली भी आपको बता देते हैं कि अगर आपको अथवा वाली अच्छी लग रही हो तो अथवा वाली भी आप कर सकते हैं। अथवा वाली में क्या है उसको भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उसी की पंक्तियां हैं, अथवा वाली यहाँ से स्टार्ट होगी। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, तो ये पंक्तियां हैं। चलो, तो इनमें से मैं आपको बता देता हूँ।
ऊपर वाली ही मैं बता देता हूँ। तो कैसे बनेगी ये देखिएगा, बेहतर तरीके से हम बताएंगे आपको। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ पद से ली गई है। इसके रचिता सूरदास जी हैं। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को निम्न प्रकार से व्यक्त करती है। यहां पर देखिएगा भावार्थ में, देखिएगा भावार्थ में अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिएगा, व्याख्या, गोपियां कहती है कि हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति हरिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरिल पक्षी लकड़ी को हमेशा पकड़े रहता है, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में बंध चुकी है। वे कहती है, हम मन क्रम वचन से नंद के पुत्र के प्रेम बंधन में बंध चुकी है। वे जागते सोते दिन में रात में एवं स्वप्न में भी श्री कृष्ण का नाम रटती रहती है। उन्होंने जब उद्धव के द्वारा योग का संदेश सुना तो उन्हें ये कड़वी ककड़ी के समान लगा। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार वे भी इस योग के संदेश को स्वीकार नहीं कर सकती। वे कहती है कि आप ये योग का संदेश उन्हें दीजिए जिनका मन चंचल है, वह तो सिर्फ श्री कृष्ण के ही बंधन में बंधी हुई है। तो इस प्रकार अगर आप लिखो जाओगे कॉपी में तो आपको यहाँ पर भी 3 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा लिखा है, ठीक है, आप भी जान सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में नगर पालिका अधिकारी को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखना है। सफाई करवाना है नगर पालिका अधिकारी को, एक प्रार्थना आवेदन शिकायती पत्र लिखना है, कहने का मतलब है। और उसके बाद में हम निबंध भी देख लेंगे। यहाँ पर महंगाई की समस्या, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, राष्ट्रीय एकता, जीवन में खेलों का महत्व, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। चलिए, तो निबंध भी आपको बता देते हैं और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन भी बता देते हैं। पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन। तो ये रही आपकी एप्लीकेशन 21 में, ठीक है। कैसे लिखते हैं एप्लीकेशन वो आप देखिए। यहाँ पर 21वां क्वेश्चन, प्रति श्रीमान नगर पालिका अधिकारी, ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्ण विराम। यहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना नहीं लिखना है। मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र। आगे आप बात करेंगे, महोदय उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में कूड़े कचरे की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यहाँ अनेक प्रकार के मच्छर, मक्खियाँ, मक्खियाँ पनप रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ कई तरह की बीमारियाँ हो रही है, ठीक है। इतना देखेंगे। उसके बाद में कृपया आपसे निवेदन है कि तुलसी नगर में जो भी व्याप्त गंदगी है वहाँ की साफ सफाई जल्द से जल्द करवा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आप लिखेंगे। और यहाँ पर जो बी है इसमें भी बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक है, बड़ी की मात्रा, बड़ी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आदर नहीं देना है। यहाँ पर अतः आपको लिखना है। यहाँ अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो फिर भी ठीक है ये। और यहाँ पर आपको ये लिखना नहीं भूलना है, प्रार्थी, ठीक है। इस प्रकार अगर आप लिख जाओगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये काटा पीटी है आपकी, यहाँ पर देखिए, ये आप देखिए। तो इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, इसमें 3 नंबर आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने गलतियाँ कर दी। निबंध की हम बात करें तो देखिए, जीवन में खेलों का महत्व, इसके ऊपर निबंध में प्रस्तावना, व्यस्त जीवन एवं खेल, खेलों का महत्व, खेलों के लाभ, उपसंहार। यहाँ पर हमने रूपरेखा लिखी। उसके बाद निबंध को अब देखते हैं। ये रहा पहला पॉइंट निबंध का, जिसमें लिखा है प्रस्तावना, खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों से हमारे समय का सदुपयोग होता है। खेलों से मानसिक एवं शारीरिक तनाव भी कम होता है। खेलों
से हम हमारे देश के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, है ना, कुछ बड़ा कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे व्यस्त जीवन एवं खेल। व्यक्ति का जीवन इतना व्यस्त होता है कि वे सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में ही इतना व्यस्त रहता है कि वे मानसिक एवं शारीरिक तनाव से सांस में फंस जाता है, झांसे है ना, झांसे में फंस जाता है। रोजी रोटी की समस्या, है ना, समस्या पर ध्यान दें, इस प्रकार से आप गलत ना लिखें। समस्या उस मानव को तनाव से भर देती है। उस प्रकार आगे देखते हैं हम। तो खेलों का महत्व। हमारे जीवन में खेलों का अत्यधिक महत्व है। इससे हमारा जीवन तनाव मुक्त रहता है। खेलों से हमारे जीवन में जो रोग हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं। खेल हमारे जीवन में सामाजिक समानता भी समानता पर ध्यान देना, ऐसे आपको गलतियां नहीं करना है। समानता भी प्रदान कराते हैं एवं यह एक खेलों का संगठन बनाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना है। और यहाँ पर खेलों का लाभ। हमारे जीवन में खेलों के अनेक लाभ हैं। इनकी मदद से हम देश के लिए ओलंपिक में जाकर देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये हमें अधिक आयु में भी तंदुरुस्त बनाए रखते हैं। और लास्ट वाला जो रहेगा उसमें यह है कि एवं हमें मानसिक तनाव से भी मुक्त कराते हैं। उपसंहार। खेलों के बारे में कुछ लोगों का कहना होता है ना, है कि खेलों से समय का दुरुपयोग होता है, परंतु उनकी ये धारणा गलत है। खेलों से हमारे जीवन का सदुपयोग, है ना, छोटा की मात्रा इसमें लग जाएगी, फिर इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सदुपयोग होता है, ये हमारे अनेक एकेडमिक्स के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्द हमने गलत देखे हैं, इस कारण से आपको कितने नंबर मिलेंगे? यहाँ 3 नंबर मिलेंगे। ऐसी गलतियाँ हमें नहीं करना है। चलिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर अब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, अपठित गद्यांश। एक अपठित गद्यांश मिलेगा जिसको आपको पढ़कर क्या देना है? उत्तर देना है। ठीक है, यह आप काव्यांश देख लेंगे, या तो आप काव्यांश कर लो या फिर आप गद्यांश कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको गद्यांश और काव्यांश दोनों बताऊंगा। ध्यानपूर्वक आप देखेंगे और आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मेरा मानना है कि गद्यांश आप पहले हल करें। तो गद्यांश में क्वेश्चन देख लो पहले। गद्यांश का शीर्षक, निराशा का भाव क्यों जागृत होता है और मन में आशा का भाव क्यों बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों का आंसर देख लीजिए। लक्ष्य के प्रति आशा, ठीक है, और निराशा का भाव इसलिए जागृत होता है क्योंकि हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करते हैं, फिर भी हम असफल हो जाते हैं। और मन में हमें आशा का भाव बनाए रखना चाहिए क्योंकि जो लोग आशावादी रहते हैं वही विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, तो हमें 4 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे 75 में से 1-2 नंबर कट जाते हैं और हमारे कितने नंबर आ जाएंगे? लगभग 72 नंबर यहाँ पर हमारे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको काव्यांश हल करना हो तो काव्यांश भी आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर काव्यांश भी आप देख सकते हैं, लेकिन काव्यांश में अधिकतर हमारे नंबर कट जाते हैं, इसका ध्यान रखें आप, क्योंकि उसमें अर्थ हमें लिखना रहता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए अब मैं बता देता हूँ, पीडीएफ की हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पीडीएफ के लिए भी आते हैं। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर फॉलो करें, वहाँ पर आपको पूरी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सब कुछ बात आपको बता दी जाएगी, किस प्रकार से आप तैयारी करें, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो आप ज़रूर फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पर आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।